Hi friends, welcome back to my channel Only Bio. Friends, as you all know, I have started up with the NCERT textbook standard 12, the chapter Reproduction in Organisms, and I have divided this chapter into many parts and I've explained each and every word, just not read but explained every word. So please stay tuned and follow the series. So this is Unit 6, Chapter 1, Reproduction in Organisms, and this is the second video or the part 2 on the same chapter. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. मतलब जो भी यूनिसेल्यूलर है, एक पेशीय ऑर्गेनिजम्स है, इनमें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता ही है, और उसके साथ साथ जो वनस्पति है, जो प्राणी है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल है, जो काफ़ी सिंपल है स्ट्रक्चर में, उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है. फ्रेंड्स, आपको इस पर एक एमसीक्यू ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि आई कैन आस्क यू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग डैश. A. Unicellular organisms. B. In few plants with simple organization. C. In animals with simple organization. D. All of these. तो अभी आपने जस्ट ये सुना हुआ है, सो बट ऑब्वियस आपको आंसर आ ही जाएगा. बट एग्जाम टेंशन में ऐसा हो सकता है कि शायद आप सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पहला ऑप्शन देकर उसको टिक करके गलती कर सकते हो. In protists and monadans, the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to two new individuals, as seen in figure 1.2. Here the figure is, ये textbook से लिया हुआ ही diagram है. Thus in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. यानी क्या, जो मोनेरा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जब इनमें जो एक सेल है, इसमें माइटोसिस होता है, और आप जानते हो कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स पैदा हो जाते हैं. सो जब दो सेल्स यहाँ पर मिलते हैं तो नए ऑर्गेनिजम्स बनने जैसा है, रिप्रोडक्शन होने जैसा है. इसीलिए यहाँ पर माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का या प्रजनन का काम कर देता है. Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example, amoeba, paramecia. मतलब ऐसे बहुत सारे एकपेशीय ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, जिनमें होता है बाइनरी फिशन. अब फिशन का मतलब होता है वो टूटते हैं. बाइनरी यानी एक, जब वो टूटता है ऑर्गेनिज्म तो उससे दो हिस्से बनते हैं और हर एक हिस्से से एक एडल्ट वहाँ पे बन जाता है. जैसे कि यहाँ ये एग्जाम्पल टिपिकली आप देख सकते हो अमीबा में और पैरामीशियम में. In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast or organisms that are cells. फ्रेंड्स, ये इसका डायग्राम रहा जो टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है. यीस्ट में एक तो पहली बात अनइक्वल डिवीजन है, जो नीचे जो दिया हुआ डायग्राम है वो यीस्ट का है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सेल है वो काफ़ी बड़ा है, फिर उसमें छोटा सा बड निकल आता है. ये बड पहले तो पेरेंट सेल को ही जुड़ा हुआ है और बाद में जाकर ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और फिर मेच्योर होके उसमें से एक नया यीस्ट सेल पैदा होता है. फ्रेंड्स, कभी कभार यीस्ट की जगह पे उसका साइंटिफिक नाम इस्तेमाल करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. जैसे इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू इन यीस्ट, आपको पूछा जाएगा इन सैकेरोमाइसिस द डिविजन इज डैश. Under unfavorable conditions, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena is termed as encystation. अब इसका मतलब क्या है? जब आजू बाजू में जो हालात होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते अमीबा के लिए, तब अमीबा क्या कर लेता है, अपने सूडोपोडिया अंदर की तरफ खींच लेता है और बॉडी से एक सिस्ट पैदा करता है. अब ये सिस्ट क्या है? तो ये एक तीन लेयर्स का, तीन पटल बोल सकते, तीन लेयर्स का बना हुआ एक टफ स्ट्रक्चर है
जो अपने आजू बाजू में बना लेता है, और ये बनवाने की जो क्रिया है इसे कहा जाता है एंसेस्टेशन। When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoebae or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae, and this phenomena is known as sporulation. अब इसका मतलब क्या है? जब फेवरेबल कंडीशंस, आजू बाजू के कंडीशंस जब अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, तब क्या होता है, ये सिस्ट के अंदर बैठा हुआ जो अमीबा है उसमें काफी बार मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन यानी बहुत बार वो टूट जाता है, डिवाइड होता है, और उससे छोटे 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 अमीबे निकलते, छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसे या तो अमीबे कहा जाता है या सूडोपोडियोस्पोर्स भी कहा जाता है। और सिस्ट के अंदर ही अंदर ये मल्टीपल फिशन होने की वजह से बनता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि अमीबा में बाइनरी फिशन भी होता है और एंसिस्टेड स्टेज में अमीबा में मल्टीपल फिशन होते हुए भी नजर आता है। अब जब सिस्ट के कंडीशन में अंदर ही अंदर अमीबे ने बहुत सारे और छोटे छोटे अमीबे बनाए होते, तो ये सिस्ट जो होता है ये टूट जाता है, और अंदर बने हुए जो छोटे अमीबे हैं या जिसे सूडोपोडियोस्पोर्स कहा जाता है, ये आजू बाजू में रिलीज किए जाते, निकल जाते हैं, और फिर उसमें से नए अमीबे पैदा हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरुलेशन। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures, that is shown in figure 1.3, and the most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. On the right hand side now you can see the picture that's been taken from your NCERT textbook. अब जिसमें पहले डायग्राम के बारे में बात करेंगे। जो डायग्राम ए है वो जू स्पोर से क्लैमिडोमोनास में दिखाई देते हैं, जो एक alga का टाइप है। जो बी डायग्राम है वो कोनीडिया है, पेनिसिलियम कोनीडिया, ठीक है। सी जो है ये बर्ड्स दिखाई देते हैं जो कि हाइड्रा में भी दिखाई देते हैं, और डी जो है वो जेम्यूल्स है स्पॉन्जस में। फ्रेंड्स, डायग्राम्स एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी देखने उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको एमसीक्यूज में डायग्राम दिया जाता है और आपको कहा जाएगा कि ये कौन सा डायग्राम है, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, ये मैच करके लिखिएगा। Now, coming to the next point here, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. यानी कोई कोई फंगाई में और कोई कोई algae में asexual reproductive structures बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं zoospores. अब इन्हें zoospores क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोटाइल है। जू यानी कि एनिमल, ये एनिमल जैसे चलते फिरते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया था zoospores. I hope you understand this. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ डायग्राम है। अब हम इसके बारे में अभी ये बात करेंगे। Other common asexual reproductive structures are conidia seen in penicillium, bud seen in hydra and gemmules seen in sponge. ये हम लोग इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में देख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। We have learned about vegetative reproduction in plants in class 11th. हम लोग 11वीं में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वनस्पतियों में होता है इसके बारे में सुन चुके हैं। What do you think is vegetative reproduction? Also a type of asexual reproduction. Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring produced by vegetative reproduction? आपको क्या लगता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है? आप ऐसे कहते हो तो क्यों कहते हो? हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो उत्पन्न होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो पीढ़ी है, इसे क्लोन कह सकते हैं क्या? ये यहाँ पर पूछा गया सवाल है। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. एनिमल्स में भी जो लोअर एनिमल्स है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए दिखाई देता है, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये वाली जो टर्म है ये ज्यादातर प्लांट्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है।
वही डायग्राम राइट हैंड साइड में मैंने वापस लिया हुआ है क्योंकि हमें आगे पढ़ना है. In plants, the units of vegetative propagation, such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, are all capable of giving rise to new offsprings, जैसे हम फिगर 1.4 में देख रहे हैं. These structures are called as vegetative propagules. अब आप डायग्राम को जूम करके देखिएगा. ए जो है वो आलू दिखाई देता है, those are the eyes germinating eye buds of potato. बी जो है वो राइजोम ऑफ जिंजर अदरक दिखाई देगा. सी जो है वो बल्बिल ऑफ अगेव है. डी जो है वो लीफ बड्स फ्रॉम ब्रायोफाइलम है. और ई जो है वो ऑफसेट है जो वाटर हाइसिंथ यानी कि एक एक्वेटिक प्लांट में दिखाई देता है. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर्स बनवाने के लिए एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, दो की नहीं. इसीलिए इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा सकता है. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces or fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring, example Hydra, and this is also a mode of asexual reproduction. यानी कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में जो शरीर होता है, शरीर के अनेक टुकड़े बनते हैं यानी कि फ्रैगमेंट्स बनते हैं और हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई बॉडी बनने की क्षमता होती है. जब ऐसे ये प्रोसेस होती है तो इसे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है हाइड्रा. एंड हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है उसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन. You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. आपने सुना रहेगा आतंकवाद, बंगाल का आतंकवाद. डरिएगा नहीं, ये क्या है ये हम देखते हैं. आपके राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई देगा. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिया हुआ है. ओके, ये बंगाल का आतंकवाद ये क्या है. अब आपको शायद सरप्राइज होगा ये है क्या. तो ये एक वाटर बॉडी है बंगाल की, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी बहुत ही कम नजर आता है और पूरा जो वाटर बॉडी है ये पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. इसके नीचे वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये हरे हरे जो प्लांट्स है इसका क्लोजअप लिया हुआ है और ये फूल कितने सुंदर प्यारे फूल वहां पर खिलते हुए नजर आते हैं. Friends, this is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. It drains oxygen from the water, which leads to death of the fishes. यानी क्या, इसे बंगाल का आतंकवाद क्यों कहा गया. बंगाल के पानियों में इस एक्वेटिक प्लांट को यानी कि पानी में रहने वाली जो वनस्पति है ये, जिसे वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. पर ये जो वीड है, वीड यानी तण जो है, ये इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है. जहां पर भी पानी रुका हुआ है यहाँ इतना ज्यादा ग्रो होता है कि पानी में मौजूद जितना भी ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है. और इसकी वजह से जो इस पानी में जो फिशेस है, ये बाकी के जो एनिमल्स है, इनकी मौत हो जाती है. You will learn more about it in chapters 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of the leaves. इसके बारे में हम पढ़ने वाले 13th और 14th चैप्टर में. 13वां और 14वां जो चैप्टर है इसमें हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ने वाले. और आपको ये जान के आश्चर्य हो जाएगा कि ये जो वनस्पति है ये इंडिया में, ये भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, डाली गई थी. ये उसके बहुत सारे सुंदर फूलों की वजह से और लीव्स की वजह से, पत्तों की वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इसका प्रजनन होता है एट अ फिनोमिनल रेट एंड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम. यानी क्या, ये जो वनस्पति है इसकी और एक खासियत है कि ये पोल्यूटेंट्स, पानी में मौजूद जो पोल्यूटेंट्स है इसको इस्तेमाल करके भी ग्रो हो जाती है. पर इनका प्रजनन जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि छोटे से समय में ये बहुत ज्यादा तादाद में ग्रो हो जाते हैं और फिर इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाता है.
Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? क्या आपको मालूम है आलू, शुगर केन, ये जो भी प्लांट्स है, बनाना, जिंजर, डेलिया, इन्हें कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है? Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. इन्हें हम देखते हैं कि इन सब जो मेंशन किए हुए जो प्लांट्स हैं यहाँ पर, इनमें से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आलू में छोटे आंख या आइज हम जिसे बोलते हैं, बनाना, केले में भी वही होता है, अदरक में भी वही होता है। अब अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो हमें ये समझेगा कि यहाँ पर जो नए छोटे से प्लांटलेट्स बोलते, छोटा सा जो ग्रोथ दिखाई देता है, वो ग्रोथ होता कहाँ से है, तो वो होता है नोड से। अब नोड क्या है? प्लांट बॉडी पर किसी भी हिस्से से जहाँ से एक लीफ निकलता है, एक पत्ता निकलता है, उसे कहा जाता है नोड। सो जब ये नोड्स सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जहाँ जमीन है, जहाँ जिसमें पानी मौजूद हो, या जहाँ पानी के साथ ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, टच हो जाते हैं, वहां पर वो नए रूट्स बना लेते हैं और वहां नया प्लांट बनते हुए नजर आता है। द पोटैटो क्रॉप, अभी फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने डाला हुआ है। द पोटैटो क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन नॉट फ्रॉम सीड बट फ्रॉम द सीड पोटैटोज, यानी आलू को ग्रो करने के लिए कोई सीड यानी बीज नहीं होता, पर बीज के आलू होते हैं, यानी जिन आलूओं में छोटा सा एक आंख यानी कि आई बनते हुए नजर आता है, जहाँ पर छोटा ग्रोथ शुरू होते हुए नजर आता है, उसी पार्ट को, उसी हिस्से को काट करके अगर आप उसको जमीन में 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे भी आप उसको बो देते हो और वहां पर अच्छा खासा पानी मिल जाए, कंडीशंस अच्छे खासे हो, तो वहां से पूरी की पूरी आलू की खेती मिल सकती है। सो द पोटैटो क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन not from seed but from seed potatoes, that is small tubers or pieces of tubers sown to a depth of 5 to 10 centimeter for rain-fed production in dry areas. Planting on flat soil gives higher yields and thanks to better soil water conservation, while irrigated crops are mainly grown on ridges. The banana is a perennial plant that replaces itself. Bananas do not grow from a seed but from a bulb or rhizome, and it takes 9 to 12 months from sowing a banana bulb to harvesting the fruit. यानी केले का जो प्लांट है ये पेरिनियल है, काफी सालों तक ये जी लेता है, आपको मालूम है, और ये रिप्लेस भी करता है अपने आप को, यानी ग्रो होकर उसकी जगह पे नया भी बन जाता है, पर ये बीज से नहीं उगता। आपको तो मालूम है कि बनाना सीडलेस है क्योंकि वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो बनाना कैसे ग्रो होता है? तो बनाना का प्लांट ग्रो होने के लिए भी एक बल्ब और राइजोम की जरूरत होती है, और करीबन उसे पूरी तरह से ग्रो होने के लिए यानी फल देने तक का जो समय होता है वो करीबन होता है 9 से 12 महीने। और ये भी पॉइंट फ्रेंड्स अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। Ginger is propagated by portions of rhizomes known as seed rhizomes. Carefully preserved seed rhizomes are cut into small pieces of 2.5 to 5 centimeter length, weighing 20 to 25 grams each, having one or two good buds. यानी अदरक जो होता है इसे भी कल्टीवेट करने के लिए अदरक से जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हुए नजर आते हैं, उस हिस्से को कहा जाता है सीड राइजोम। सिर्फ उस हिस्से को अगर आप काट करके जमीन में एक 2 से 5 सेंटीमीटर अंदर बो दें और उसको हम कल्टीवेट करें आगे, तो हमें ये पता चलेगा कि अदरक काफी अच्छे से वहां पर ग्रो होते हुए नजर आएगा। Dahlia tubers are sometimes called a bulb, but they are technically a tuber, similar to a potato. Underground, the tubers multiply each year, again like a potato, and you only need one tuber with one eye to successfully grow a vigorous dahlia plant. अब डेलिया के फूल बहुत ही प्यारे दिखते हैं, आपको ये भी, ये जो भी पूरा स्लाइड है ये टेक्स्ट बुक के का मेंशन नहीं है, ये मैंने एडिशनल डाला हुआ है आपको समझने के लिए।
अब डेलिया के फूल कितने सुंदर दिखते हैं, देखिएगा आप लोग। अब इन्हें हमें कल्टीवेट करना हो तो उसमें भी आलू जैसे एक बल्ब की जरूरत होती है, जिसमें एक कम से कम एक आंख हो। उतना सा होने पर इसको जमीन में आप बो दीजिएगा, तो हमें पता चलता है कि उसमें से बहुत सारे डेलिया के प्लांट्स ग्रो होते हुए नजर आते हैं। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ डायग्राम है। ये ब्रायोफाइलम का लीफलेट दिखाई दे रहा है आपको, लीफ दिखाई दे रहा है, जिसके मार्जिन में छोटे छोटे प्लांटलेट्स नजर आएंगे। सो ये प्लांटलेट्स है ब्रायोफाइलम के पत्ते के। लेट्स अंडरस्टैंड। Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the margins of the leaves of Bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. यानी हम जो देख रहे हैं ये लीव्स है ब्रायोफाइलम के, जिसके मार्जिन्स में नॉच यानी कि खांचे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से नए पत्ते उगते हुए नजर आते हैं। राइट, तो यही इनकी जो खासियत है, इसे इस्तेमाल करके जो गार्डनर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, इसके इन प्लांट्स को काफी अच्छे से कल्टीवेट कर लेते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse conditions. यानी ये बहुत ही सरप्राइजिंग है ये समझने के लिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म सिंपल है स्ट्रक्चर में, इनमें होते हुए नजर आता है, जैसे कि algae हो या फंगाई हो। और इन algae और फंगाई में जनरली बहुत बुरे हालात, यानी कि प्राकृतिक जो हालात है, कंडीशंस है, नैसर्गिक कंडीशंस है, ये बुरे होने से पहले ये असेक्सुअल से सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स इसके लिए रीजन ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, उसमें अच्छे खासे गुण या कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शायद एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी जो बुरे नैसर्गिक हालात है, उनसे झगड़ने में भी या उनसे एडजस्ट करने में भी उनको मदद मिल जाती है। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive under unfavorable conditions. इसी का मैं जवाब आपको दे चुकी हूँ। Why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual, that is vegetative, as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. In a higher plants में हमें asexual reproduction कम दिखाई देता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, एनिमल्स में ज़्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नज़र आता है। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस चैप्टर। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अगला हिस्सा डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी, प्लीज़ देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपके सजेशंस और कमेंट्स के लिए डेफिनेटली मैं रुकी हुई हूँ, और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिएगा। थैंक यू।